हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जनरल नॉलेज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ और इस प्रैक्टिस में मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी शामिल किए हैं। तो ये प्रैक्टिस का दूसरा वीडियो है, एक वीडियो इसके पहले आ चुका है। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, बांगर और खादर किस प्रकार की मिट्टी है? पहला विकल्प है जलोढ़, दूसरा है काली, तीसरा है पीली और चौथा है शुष्क। इंग्लिश वाले इंग्लिश में क्वेश्चन को देखते चलें। बांगर एंड खादर आर टाइप्स ऑफ विच काइंड ऑफ सॉइल? तो बांगर और खादर किस प्रकार की मिट्टी होती है? ये जलोढ़ मिट्टी होती है। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अब जलोढ़ मिट्टी क्या है इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, और मैंने यहाँ पर डिटेल में लिखा हुआ है। जलोढ़ मिट्टी वह मिट्टी होती है जो नदियों द्वारा बहाकर लाई गई गाद, रेत और चिकनी मिट्टी के जमा होने से बनती है। यह बहुत उपजाऊ होती है और मुख्य रूप से नदियों के किनारे, बाढ़ के मैदानों और डेल्टा में पाई जाती है, जिससे यह भारत के उत्तरी मैदानों और तटीय क्षेत्रों में खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दो प्रकार की जलोढ़ मिट्टी होती है, खादर और बांगर। जो खादर है नई जलोढ़ मिट्टी है जो हर साल बाढ़ के पानी से जमा होती है, और बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है जो बाढ़ के मैदानों में थोड़ी ऊंची होती है। तो डिटेल में ये सब आपको याद रखना है। इसमें आपका पहला विकल्प सही हो जाता है जलोढ़। अब और भी विकल्प लिखे हुए हैं, काली मिट्टी, पीली मिट्टी, शुष्क मिट्टी। ये क्या है इनके बारे में भी जान लीजिए। काली मिट्टी को रेगोर मिट्टी भी कहते हैं और यह कपास उगाने के लिए आदर्श मिट्टी है, यानी कि इस मिट्टी में कपास बहुतायत में पैदा होता है। और यह जो मिट्टी होती है काली, यह कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने से भरपूर होती है। ये भी याद रखिएगा। पीली मिट्टी, यह मिट्टी आग्नेय चट्टानों के अपक्षय से बनती है और अच्छी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। यह जलोढ़ मिट्टी की तुलना में कम उपजाऊ है, लेकिन बाजरा और दाल जैसी फसलों का समर्थन करती है, यानी कि बाजरा और दाल जैसी जो फसलें होती हैं वह इसमें अच्छी पैदा होती हैं। और शुष्क मिट्टी, शुष्क मिट्टी जो है शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है, और यह मिट्टी रेतीली होती है, इसमें कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है। तो ये सब आपको साथ में याद रखना है। इसमें आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन है? पहला है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, दूसरा है विश्व व्यापार संगठन, तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक। तो ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूट ये क्या है इसके बारे में मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ब्रेटन वुड्स संस्थान मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक को संदर्भित करते हैं, जिनकी स्थापना जुलाई 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैश्विक आर्थिक स्थिरता और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए की गई थी, ताकि युद्धग्रस्त अर्थव्यवस्थाओं का पुनर्निर्माण किया जा सके और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग को बढ़ावा मिले। अब आपको पता चल गया होगा कि कौन सा विकल्प इसमें सही है। परिभाषा तो आपको बता ही दी है। तो इसमें आपका जो विकल्प सही हो जाएगा वह हो जाएगा, एक तो ए इसमें सही है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक। ए और डी इसमें सही है। ए और डी दूसरा विकल्प इस प्रश्न का हो जाएगा उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये इसकी परिभाषा याद रखिएगा, इसलिए मैंने साथ में लिखी हुई है कि आप लोगों को इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से क्या 26 नवंबर को नहीं मनाया जाता? पहला है संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापना दिवस, दूसरा है भारत का संविधान दिवस, तीसरा है भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस और चौथा है विश्व भर में विश्व ऑलिव ट्री दिवस। तो 26 नवंबर को नहीं मनाया जाता है, क्या नहीं मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र का स्थापना दिवस। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर 1945 को
संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। तो याद रखिएगा। और बाकी आप जो तीनों देख रहे हैं ये 26 नवंबर को मनाए जाते हैं। भारत का संविधान दिवस, भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस और विश्व भर में विश्व ऑलिव ट्री दिवस, तीनों ही याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक साधारण लोलक 30 दोलन को पूरा करने में 60 सेकंड लेता है। लोलक की समय अवधि क्या है? तो एक साधारण लोलक 30 दोलन को पूरा करने में 60 सेकंड ले रहा है। तो लोलक की समय अवधि पूछी गई है, यानी कि आवर्तकाल पूछा गया है। तो टी बराबर 60/30 यानी कि 2 सेकंड है। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत के संविधान की छठी अनुसूची के उपबंधों का विस्तार निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रशासन तक नहीं है? पहला है सिक्किम, दूसरा है त्रिपुरा, तीसरा है मेघालय और चौथा है असम। अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट भी है। तो भारतीय संविधान की छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। तो इसमें जो राज्य शामिल नहीं है वह है सिक्किम। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। अब संविधान में 12 अनुसूचियां हैं और उन 12 अनुसूचियों को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। जो पहली अनुसूची है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनके क्षेत्रों का वर्णन करती है। दूसरी अनुसूची राष्ट्रपति, राज्यपालों, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों के आदि के वेतन, भत्ते, विशेषाधिकारों से संबंधित है। तीसरी अनुसूची विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूपों से संबंधित है। चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए। पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान इसमें दिए गए हैं। छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है और जो प्रश्न था वो इसी से संबंधित था। सातवीं अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे से संबंधित है। आठवीं अनुसूची संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं की सूची है। नौवीं अनुसूची कुछ अधिनियमों और विनियमों का सत्यापन करती है। 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। 11वीं अनुसूची पंचायतों की शक्तियों, अधिकार और जिम्मेदारियों से संबंधित है और 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ी गई है। 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा। और 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं की शक्तियों, अधिकार और जिम्मेदारियों से संबंधित है और ये 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है। तो ये सब आपको याद रखना है, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसमें आपका पहला विकल्प सही हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, पुरुष और नागरिक के अधिकारों की घोषणा किस क्रांति से संबंधित है जिसे बाद में उस देश के संविधान में शामिल किया गया? पहला है रूसी क्रांति, दूसरा है फ्रांसीसी क्रांति, दूसरा है अमेरिकी क्रांति, तीसरा है फ्रांसीसी क्रांति और चौथा है अंग्रेजी क्रांति। तो मानवाधिकारों और नागरिकों की घोषणा फ्रांसीसी क्रांति का एक मौलिक दस्तावेज है जो राज्य के सभी वर्गों के व्यक्तिगत और सामूहिक अधिकारों को सार्वभौमिक रूप से परिभाषित करता है। तो इसमें आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, फ्रांसीसी क्रांति। अब ये जो यहाँ पर क्रांतियां लिखी हुई हैं, रूसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, अंग्रेजी क्रांति, इन सब के बारे में आपको जानना जरूरी है। तो मैंने एक एक करके सभी के बारे में लिखा हुआ है। सबसे पहले लिखा है रूसी क्रांति के बारे में। रूसी क्रांति 1971 में हुई थी जिसमें 2 मुख्य चरण थे। फरवरी क्रांति मार्च 1917 जिसने जार निकोलस द्वितीय के शासन का अंत किया और अक्टूबर क्रांति 1917 जब व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविकों ने सत्ता संभाली और सोवियत संघ की नींव रखी। तो रूसी क्रांति के बारे में आप लोग इतना याद रखिएगा। आगे लिखा है अमेरिकी क्रांति। अमेरिकी क्रांति 1775 से 1783 तक चली जो 19 अप्रैल 1775 को लेक्सिंगटन और
कोनकॉर्ड की लड़ाई से शुरू हुई और 1783 में पेरिस की संधि के साथ समाप्त हुई, जब ब्रिटेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका की स्वतंत्रता को मान्यता दी। अंग्रेजी क्रांति के बारे में लिखा हुआ है। अंग्रेजी क्रांति 17वीं सदी के मध्य और अंत में इंग्लैंड में हुए बड़े राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तनों को कहते हैं, जिसमें राजशाही और संसद के बीच संघर्ष हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप संवैधानिक राजतंत्र, संसदीय सर्वोच्चता और अधिकारों का विधेयक जैसी आधुनिक लोकतांत्रिक प्रणालियों की नींव पड़ी। इसमें चार्ल्स प्रथम को फांसी और जेम्स द्वितीय को हटाने जैसी घटनाएं हुई और इसने अमेरिकी क्रांति को भी प्रेरित किया। और आगे लिखा है फ्रांसीसी क्रांति के बारे में, और जो आपके प्रश्न का उत्तर भी था, तो फ्रांसीसी क्रांति मुख्य रूप से 1789 से 1799 तक चली, जो फ्रांस में गहन राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल का दौर था और 1789 में शुरू हुई, जिसमें राजा को सत्ता से हटाकर गणतंत्र की स्थापना हुई और इसके विचार पश्चिमी दुनिया में फैल गए। क्रांति की शुरुआत 1789 में हुई और यह 1799 में नेपोलियन बोनापार्ट के सत्ता में आने के साथ समाप्त हुई। फ्रांसीसी क्रांति आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में इतनी जानकारी तो आपको रखनी ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा लौह युक्त खनिज है? पहला विकल्प है तांबा, दूसरा है बॉक्साइट, तीसरा है सीसा और चौथा है मैग्नीज। तो लौह युक्त खनिज कौन सा है जिसमें आयरन की मात्रा है? वह है मैग्नीज। चौथा विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। मैग्नीज एक लौह खनिज है जिसका अर्थ है कि इसमें लोहा होता है। यह मुख्य रूप से कठोरता और शक्ति में सुधार के लिए इस्पात और लोहे के उत्पादन में उपयोग किया जाता है। तो ये आप याद रखिएगा। भारत मैग्नीज के प्रमुख उत्पादकों में से एक है और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा राज्यों में मैग्नीज का उत्पादन होता है और इसका उपयोग बैटरियों, रसायनों और इलेक्ट्रॉनिक्स के निर्माण में किया जाता है। तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत रत्न के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और गलत कथन की पहचान करें। पुरस्कार का उपयोग संविधान के अधिनियम 18(1) के अनुसार प्राप्तकर्ता के नाम के उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में किया जा सकता है। भारत रत्न के लिए सिफारिशें प्रधानमंत्री स्वयं राष्ट्रपति से करते हैं। वार्षिक पुरस्कारों की संख्या एक विशेष वर्ष में अधिकतम 3 तक सीमित है और पुरस्कार के साथ कोई मौद्रिक अनुदान नहीं होता है। तो भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ये आपको याद रखना है। अब इसमें जो गलत है वह हमें बताना है, तो इसमें उत्तर आपका पहला विकल्प हो जाएगा। पुरस्कार का उपयोग संविधान के अधिनियम 18(1) के अनुसार प्राप्तकर्ता के नाम के उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में किया जा सकता है। ये गलत है, क्योंकि भारत रत्न पुरस्कार को प्राप्तकर्ता के नाम के उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है। भारत का संविधान नागरिकों के नामों में कोई उपाधि जोड़ने की अनुमति नहीं देता है। तो ये गलत हो गया आपका और यही इस प्रश्न का उत्तर हो गया। अब भारत रत्न के बारे में आपको क्या क्या याद रखना है। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिसे मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवा या उच्चतम क्रम के प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इसकी स्थापना 1954 में हुई थी और यह कला, साहित्य, विज्ञान और सार्वजनिक सेवा जैसे क्षेत्रों में देश के लिए उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देता है, जिसमें किसी भी जाति, व्यवसाय या लिंग के व्यक्ति पात्र होते हैं। यह एक पदक और राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र के साथ आता है, लेकिन इसमें कोई मौद्रिक पुरस्कार नहीं होता है। ये बात आपको याद रखनी है। और यह देश के सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक है, जिसके बाद पद्म पुरस्कार आते हैं। तो ये भारत रत्न के बारे में आपको याद रखना है, क्योंकि 2023 में जब पेपर हुआ है तो भारत रत्न से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। तो याद रखिएगा इसके बारे में। इसकी स्थापना कब हुई, ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, किस क्षेत्र में दिया जाता है, इसमें कोई मौद्रिक पुरस्कार नहीं होता है, ये सब कुछ आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है पादाभ क्या है। सामान्य ज्ञान का जो आपका पार्ट है उसमें सामान्य विज्ञान से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो ये प्रश्न आपका जो है सामान्य विज्ञान से संबंधित है। पहला विकल्प है अमीबा की कोशिका झिल्ली, दूसरा है अमीबा की चलने और भोजन को पकड़ने के लिए अंगुली जैसी प्रक्षेपी है, तीसरा है यह अमीबा की भोजन रसधानी है और चौथा है ये पाचक रस है जो अमीबा की भोजन रसधानी में स्रावित होते हैं। तो पादाब क्या होते हैं? पादाब जो हैं ये अमीबा की चलने और भोजन को पकड़ने के लिए अंगुली जैसी प्रक्षेपी हैं। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा।
अब आपको अमीबा के बारे में भी पता होना चाहिए और पादाब के बारे में भी। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है अमीबा क्या है। अमीबा एक सूक्ष्म एक कोशिकीय जीव है जिसका कोई निश्चित आकार नहीं होता और यह लगातार अपना रूप बदलता रहता है। पादाब क्या है। पादाब अमीबा जैसे एक कोशिकीय जीवों में पाए जाने वाले अस्थायी उंगली जैसे उभार या नकली पैर होते हैं जिनका उपयोग वे चलने, भोजन को पकड़ने और निगलने के लिए करते हैं, जो कोशिका द्रव्य के प्रभाव से बनते हैं और अमीबा को अपना आकार बदलने में मदद करते हैं। तो दोनों ही बातें आपको याद रखनी है, अमीबा के बारे में भी और पादाब के बारे में भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। समुद्री जल से लवण प्राप्त करने में प्रयुक्त निम्नलिखित पृथक्करण प्रक्रिया कौन सी है। पहला है अवसादन, दूसरा है निस्तारण, तीसरा है वाष्पीकरण और चौथा है आसवन। तो समुद्री जल से लवण प्राप्त करने में जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वह है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पानी द्रव से गैस या वाष्प में बदल जाता है और जो नमक होता है वह तली में इकट्ठा हो जाता है। क्यारियां बना दी जाती हैं, समुद्र का पानी उसमें भर जाता है, जो जल है वह वाष्पीकरण के द्वारा उड़ जाता है और जो लवण होता है वह नीचे क्यारियों में इकट्ठा हो जाता है। तो याद रखिएगा, तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अवसादन, निस्तारण और आसवन, इनके बारे में भी याद रखिए। अवसादन क्या है। अवसादन द्रव में निलंबित कणों के बसने या जमा होने की प्रक्रिया है। जैसे आप बिना घुलने वाली अशुद्धियां यदि जल में मिलाते हैं, जैसे रेत मिला दें, थोड़ी देर बाद रेत तली में इकट्ठा हो जाएगी, तो ये क्या है, अवसादन प्रक्रिया कहलाती है। निस्तारण क्या है, ठोस कणों से तरल को अलग करने की प्रक्रिया है। और आसवन क्या है, आसवन में वाष्प बनाने के लिए तरल को गर्म करना, फिर उनके क्वथनांक के आधार पर घटकों को अलग करने के लिए वाष्प को वापस तरल में संघनित करना शामिल है। तो इन सब के बारे में भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत के संविधान के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से कौन शामिल है। पहला है अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, दूसरा है हिंसा को शपथ पूर्वक त्यागना, तीसरा है वैज्ञानिक स्वभाव का विकास और चौथा है राष्ट्रगान का सम्मान करना। अब इसमें आपको बताना है कौन सा शामिल है। तो अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। अब नीति निर्देशक तत्वों के बारे में भी आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित दिशा निर्देशों का समूह है और अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित है। ये भी आपको याद रखना है, जो राज्य को कानून और नीतियां बनाते समय मार्गदर्शक का काम करते हैं ताकि भारत में सामाजिक, आर्थिक, लोकतंत्र और एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके। हालांकि इन्हें अदालत में लागू नहीं किया जा सकता, ये भी याद रखिएगा। ये सिद्धांत नागरिकों के कल्याण, न्याय और समानता पर केंद्रित हैं और गांधीवादी व उदारवादी विचारधाराओं से प्रेरित हैं, जैसे समान काम के लिए समान वेतन, ग्राम पंचायतों का गठन और न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, खेती की काटना और जलाना विधि क्या कहलाती है। पहला है झूम खेती, दूसरा है जालो खेती, तीसरा है किवाड़ खेती और चौथा है सस्य खेती। तो काटना और जलाना यानी कर्तन और दहन कृषि, ये झूम खेती ही कहलाती है, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अब झूम खेती जो है, इससे संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता है, इसके बारे में आपको याद रखना है। झूम खेती एक आदिम और स्थानांतरित प्रणाली है, कृषि प्रणाली है। इसे स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। इसमें जंगलों के पेड़ों और वनस्पतियों को काटकर जलाया जाता है। उस राख से उपजाऊ बनी मिट्टी पर कुछ साल खेती की जाती है, फिर उर्वरा घटने पर उस जमीन को परती छोड़ दिया जाता है और जंगल के दूसरे हिस्से में यही प्रक्रिया दोहराई जाती है। यह भारत के पूर्वोत्तर राज्यों जैसे मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, असम, नागालैंड, इन सब में की जाती है और इसे कटाई और जला कृषि भी कहते हैं, यानी कर्तन और दहन कृषि। तो याद रखिएगा इनके बारे में।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो और विकल्प लिखे हुए थे, जालो खेती क्या है? कीट प्रबंधन की एक विधि है जहां मुख्य फसल को बचाने के लिए उसके पास कीट आकर्षक फसल लगाई जाती है, जो कीटों को मुख्य फसल के बजाय जाल फसल पर आकर्षित करती है। यानी कि अपनी फसल को बचाने के लिए एक दूसरी फसल लगाई जाती है, जो कीट होते हैं उस फसल पर आकर्षित होते रहते हैं, जो आपकी मुख्य फसल है उसको छोड़ देते हैं। तो ये जालो खेती कहलाती है। और एक और विकल्प लिखा हुआ था, सस्य खेती तो सामान्य कृषि है जिसमें विभिन्न फसलों को उगाना और काटना शामिल है, जैसे कि अनाज, दालें या वाणिज्य खेती। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। पूरी कोशिश की है कि आपको प्रत्येक फैक्ट जो इसमें प्रश्न में दिया गया है वो समझ में आए अच्छे से। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत रत्न के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, गलत कथन की पहचान कीजिए। जो गलत है वह बताना है। लिखा है, एक वर्ष में वार्षिक सम्मान की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। सम्मान की सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा स्वयं राष्ट्रपति से की जाती है। सम्मान में कोई धनराशि दी जाती है। और चौथा है, सम्मान प्रदान होने पर प्राप्तकर्ता राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक सनद यानी प्रमाण पत्र और एक पदक प्राप्त करता है। तो जो गलत है वह हमें बताना है। तो सम्मान में कोई धनराशि दी जाती है, ये गलत है, क्योंकि भारत रत्न में कोई भी मौद्रिक अनुदान नहीं दिया जाता है। एक प्रमाण पत्र दिया जाता है राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित, और पीपल के पत्ते के रूप में एक पदक दिया जाता है। तो ये याद रखिएगा। इसमें आपका तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, किसान रेल योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहली किसान रेल को संगोला से शालीमार के लिए चलाया गया। संगोला कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। और शालीमार कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। गलत कथन पहचानना है। ये रेल बहुजिंसों बहुपरेखक परोसित सेवाएं हैं। ये रेल विकारी कृषि बागवानी उत्पादों की ढुलाई के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं। और किसान रेल के मार्ग का निर्णय किसानों तथा अन्य हितधारकों से प्राप्त मांग के आधार पर किया जाता है। अब किसान रेल के बारे में जो गलत कथन है वह हमें बताना है। तो इसमें जो पहला लिखा हुआ है, पहली किसान रेल संगोला से शालीमार के लिए चलाई गई, तो ये गलत है। यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, क्योंकि पहली किसान रेल महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक चली थी। और ये वाली जो रेल लिखी हुई है ये 100वीं किसान रेल थी। तो ये आपको याद रखना है, पहला इसमें गलत है और यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस प्रकार की मिट्टी हल्की, अच्छी तरह से वातित और शुष्क होती है? पहला है रेतीली मिट्टी, दूसरा है चिकनी मिट्टी, तीसरा है दुमटी मिट्टी और चौथा है चिकनी और दुमटी दोनों तरह की मिट्टियां। तो किस प्रकार की मिट्टी हल्की, अच्छी तरह से वातित और शुष्क होती है? तो वह होती है रेतीली मिट्टी। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। रेतीली मिट्टी अपने कणों के लिए जानी जाती है, जो उनके बीच जगह बनाते हैं, जिससे हल्की और अच्छी तरह से वातित होती है। इसमें उच्च जल निकासी क्षमता, जिससे वर्षा या सिंचाई के बाद यह जल सूख जाती है। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, गाजर सब्जी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लिखा है रेशेदार कंद, चूड़ीदार कंद, तीसरा है वायव वायव कंद और चौथा है संग्रहण कंद। तो गाजर में मूसला जड़ होती है, रेशेदार जड़ तो नहीं होती। तो पहला हो गया गलत। टैप कंद यानी चूड़ीदार कंद, तो ये सही है। वायव कंद, तो ये इसमें विशेषता नहीं होती है। और संग्रहण कंद, ये सही है। यानी कि इसमें बी और डी सही है, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अब इन सब के बारे में जान लीजिए। रेशेदार जड़ें कौन सी होती हैं? इसमें छोटी जड़ें होती हैं जो तने के आधार से फैलकर एक घना जाल जैसा बनाते हैं, जैसे गेहूं, चावल, एक बीज पत्री पौधों में पाई जाती हैं।
और मूसला जड़ क्या होती है, इसमें एक मुख्य जड़ होती है और उससे छोटी हल्की हल्की सी जड़ें निकलती हैं, पतली पतली। और हवाई जड़ यानी वायव जड़ क्या होती हैं, तो वायव जड़ें जमीन के ऊपर उगती हैं, आमतौर पर कुछ उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय पौधों में, जैसे ऑर्किड, मैग्रोव, इन सब में कैसी जड़ें होती हैं, वायव जड़ें। और संग्रहण जड़ें कौन सी होती हैं, तो संग्रहण जड़ें संशोधित जड़ें होती हैं जो पौधों के लिए पोषक तत्व और पानी का भंडारण करती हैं, जैसे गाजर, शकरकंद और मूली। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरीज। प्रतियोगिता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह योजना जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग और जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। यह प्रतियोगिता हर 6 माह में आयोजित की जाती है। और तीसरा है, प्रतिभागियों को जल संरक्षण प्रयास पर अपनी सफलता की कहानी को 1 से 5 मिनट के वीडियो के माध्यम से 300 शब्दों के लेख के साथ पोस्ट करने की जरूरत होती है। अब बताना है कौन सा विकल्प सही है। तो इसमें पहला सही लिखा है, सी सही लिखा है, लेकिन ये हर 6 महीने में आयोजित नहीं होती है। तो इसमें ए और सी सही है, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? पहला है, यह वसा को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ता है। तीसरा है, यह स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। तीसरा, यह प्रोटीन को एमिनो एसिड में तोड़ता है। और चौथा है, यह संश्लिष्ट शर्करा को साधारण शर्करा में तोड़ता है। तो लार में एमाइलेज नामक एक एंजाइम होता है जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ने के लिए जिम्मेदार है। तो दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लार क्या है ये आपको पता होना चाहिए। लार मुंह में लार ग्रंथियों द्वारा उत्पादित एक पानीदार स्राव है। इसमें एंजाइम, इलेक्ट्रोलाइट्स, म्यूकस और जीवाणुरोधी यौगिक होते हैं जो पाचन के शुरुआती चरणों में और मौखिक स्वच्छता को बनाए रखने में मदद करते हैं। एमाइलेज क्या है? एमाइलेज एक एंजाइम है जो स्टार्च के हाइड्रोलिसिस को शर्करा में उत्प्रेरित करता है। स्टार्च क्या है? स्टार्च एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है, इसमें कई ग्लूकोज इकाइयां होती हैं। और शर्करा क्या है? सरल कार्बोहाइड्रेट है जिसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज और सुक्रोज शामिल है। इतनी जानकारी जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1815 में वाटरलू के युद्ध में किस नेता की पराजय हुई थी? पहला है जार अलेक्जेंडर, दूसरा है चार्ल्स द्वितीय, तीसरा है नेपोलियन बोनापार्ट और चौथा है हेनरी चतुर्थ। तो वर्ष 1815 में वाटरलू के युद्ध में किस नेता की पराजय हुई? नेपोलियन बोनापार्ट की। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नेपोलियन बोनापार्ट एक फ्रांसीसी सैन्य नेता थे जो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान प्रमुखता से उभरे और क्रांतिकारी युद्धों के दौरान कई सफल अभियान का नेतृत्व किया। और वाटरलू की लड़ाई 18 जून 1815 को वर्तमान बेल्जियम में वाटरलू के पास हुई थी। तो ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत के संविधान के भाग 3 के अंतर्गत एक वाद योग अधिकार के रूप में किसकी गारंटी नहीं दी गई है? पहला है, एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित किए जाने से संरक्षण। दूसरा है, लोक नियोजन के मामलों में अवसर की समानता। तीसरा है, समान काम के लिए समान वेतन। और चौथा है, दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। तो भाग 3 के अंतर्गत एक वाद योग अधिकार के रूप में किसकी गारंटी नहीं है? समान काम के लिए समान वेतन की। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का हो जाएगा उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, वेबर पोडू दाहिया खेती के किस प्रकार के भारतीय नाम है? पहला है
काटना और जलाना खेती, दूसरा है सीढ़ीदार खेती, तीसरा है कृषि वानिकी और चौथा है पशुधन खेती। तो बेवर, पोडू और दाहिया ये झूम खेती के नाम है, यानी कि काटना और जलाना खेती, कर्तन और दहन कृषि जिसे कहते हैं, जिसे ही स्थानांतरित कृषि कहते हैं। तो ये सभी एक ही कृषि के नाम हैं। और विकल्प लिखे हुए हैं झूम खेती के बारे में, इसी वीडियो में अभी आपको डिटेल में बताया ही था। और विकल्प के बारे में जान लीजिए। सीढ़ीदार खेती मृदा अपरदन को रोकने के लिए और जल अपवाह को प्रबंधित करने के लिए पहाड़ियों की ढलानों पर सीढ़ियां या सोपान बनाना शामिल है, और यह विधि भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। कृषि वानिकी क्या है? यह एक भूमि उपयोग प्रबंधन प्रणाली है जहां पेड़ या झाड़ियां फसलों या चरागाह के आसपास के बीच में उगाई जाती हैं। और पशुपालन तो आप लोगों को पता ही है, इसमें भोजन, रेशा या श्रम या अन्य उत्पादों के लिए जानवरों का प्रजनन और पालन शामिल है। पशुधन खेती इसे कहा जाता है, जिसमें भेड़, बकरियां, गाय, भैंस ये सब पालना शामिल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, इतिहास में किस वैश्विक घटना की क्रम शुरुआत वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज के धड़ाम से गिरने से हुई? पहला है खाड़ी युद्ध प्रथम, दूसरा है अमेरिकी गृह युद्ध, तीसरा है आर्थिक महामंदी द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन और चौथा है तेल का संकट। तो महान आर्थिक मंदी, जिसे महामंदी के रूप में भी जाना जाता है, 1929 में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज के क्रैश के बाद शुरू हुई। यह एक गंभीर विश्वव्यापी आर्थिक मंदी थी जो लगभग एक दशक तक चली, जिसने औद्योगिक और गैर औद्योगिक दोनों देशों को प्रभावित किया। तो इसमें आपका तीसरा विकल्प इस प्रश्न का हो जाएगा उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या एक गैर धात्विक खनिज है जिसमें धातु नहीं पाई जाती है? गैर धात्विक क्या होते हैं? जिसमें धातु नहीं होती है। धात्विक क्या होते हैं? जिसमें धातु की मात्रा पाई जाती है। तो अभ्रक जो है एक गैर धात्विक खनिज है। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अधात्विक खनिज जो होते हैं इनमें धातुएं नहीं होती और ये आघात वर्ध्य नहीं होते हैं। इनका उपयोग आमतौर पर निर्माण, विनिर्माण और रासायनिक उद्योगों में किया जाता है, जिसमें अभ्रक, चूना पत्थर, जिप्सम और क्वार्ट्ज शामिल हैं। और बाकी तीनों जो आप उदाहरण देख रहे हैं ये धात्विक खनिज के उदाहरण हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत रत्न दिए जाने के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और गलत कथन की पहचान कीजिए। तो गलत कथन आपने विकल्प पढ़े तो आपको गलत कथन पता चल जाएगा। यह सम्मान किसी विशेष क्षेत्र में व्यक्ति की उत्कृष्ट सेवा प्रदर्शन के आधार पर सम्मान में दिया जाता है। बिल्कुल सही है। यह प्रत्येक पुरस्कार विजेता को 1 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। तो अभी मैंने आपको 2 बार बताया है और इसी तरीके का प्रश्न इसीलिए लिया है ताकि आपको भारत रत्न के बारे में जानकारी हो जाए कि इसमें कोई भी मौद्रिक अनुदान नहीं शामिल है। तो दूसरा विकल्प हो गया इस प्रश्न का उत्तर। तो मैंने लिए आज 25 प्रश्न। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा और आपके कितने प्रश्न सही हुए ये कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कंप्यूटर की वीडियो यदि नहीं देखी है तो देख लीजिए, महत्वपूर्ण 100 प्रश्न मैंने करवाए हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।